morning dear students. So today we are going to start new chapter, that is compound interest. So student, in this chapter we will learn about compound interest, what is compound interest and how to solve the problems of compound interest. So students, so far we have learned about सिंपल इंटरेस्ट. इसके पहले हम लोग प्रीवियस क्लास में सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है इसके बारे में पढ़ चुके हैं. एज यू नो, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100. तो यूजिंग दिस फॉर्मूला वी फाइंड आउट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट गिवन और टेकन एज बारोड. ठीक है ना. यानी जो हम धन यानी प्रिंसिपल किसी को उधार देते हैं या किसी से उधार लेते हैं तो उस पर सिंपल इंटरेस्ट हम इस फार्मूले के द्वारा अभी तक कैलकुलेट कर रहे थे. तो आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पे एस आई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, आर मीन्स होता है रेट और टी का मतलब होता है टाइम, यानी कितने समय के लिए कितने टाइम पीरियड के लिए आपने उधार लिया या आपने किसी को उधार दिया. और आर का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी किस रेट से आपने ब्याज लिया है या ब्याज दिया है. तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट जो हम लोग पढ़ रहे थे, हाँ, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वन टाइम हम लोग इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे लगाते थे, यानी एक बार ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे. तो सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट केवल एक ही बार कैलकुलेट होता है. बट यहाँ जो हम लोग दूसरा टाइप ऑफ इंटरेस्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसे हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट. तो कंपाउंड इंटरेस्ट स्टूडेंट इट इज समवॉट डिफरेंट देन सिंपल इंटरेस्ट. यानी कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से डिफरेंट होता है. क्या डिफरेंट होता है? जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ये हमेशा टर्म वाइज अप्लाई किया जाता है. टर्म वाइज का मतलब होता है जैसे हम किसी को उधार या किसी से उधार लेते या देते हैं जब, तो ये मंथली भी हो सकता है, 3 मंथली भी हो सकता है यानी क्वार्टरली भी हो सकता है, हाँ, और 6 मंथली यानी हाफ ईयरली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है, तो डे वाइज भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है. तो इस तरह से जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है यह हर एक टर्म पर, यानी जैसे ही पहला आपका टर्म समाप्त हुआ उसके लास्ट में इंटरेस्ट इस पर जो लगेगा, हाँ, वो इंटरेस्ट अगले टाइम के लिए यानी अगले टर्म के लिए प्रिंसिपल में ऐड होकर के अमाउंट बन जाता है और वह अमाउंट अगले टर्म का प्रिंसिपल बन जाता है ना. तो इस तरह से यहाँ पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो सिंपल इंटरेस्ट से डिफरेंट है. हाँ, डिफरेंट क्या है हमने आपको बताया. जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ये हमेशा टाइम पीरियड के लास्ट में सिर्फ एक बार कैलकुलेट होगा, जितने भी टाइम पीरियड के लिए आपने उधार या दिया या लिया, हाँ, सिंपल इंटरेस्ट पर. बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ये टर्म वाइज इंटरेस्ट लगेगा और हर एक टर्म के लास्ट में यानी हर एक टाइम पीरियड के लास्ट में जो इंटरेस्ट बनेगा वो प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा. फिर प्रिंसिपल को इंटरेस्ट में ऐड करने पर जो अमाउंट बनेगा, हाँ, जब हम प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड करने पे जो अमाउंट बनेगा ये अमाउंट अगले टर्म के लिए फिर प्रिंसिपल बन जाता है. यानी फिर हम इस पे अगले टर्म में रेट यानी इंटरेस्ट लगाते हैं, जो भी आपका इंटरेस्ट उस पर रहेगा. तो इस केस में हमेशा ध्यान ये रखना होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और जो टाइम है ये दोनों हमेशा फिक्स होता है. रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम हमेशा फिक्स होता है. बट जो प्रिंसिपल है वो वैरी करता है हर एक टर्म में. ऐसा क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया कि हर एक टर्म के लास्ट में प्रिंसिपल में जो इंटरेस्ट आएगा वो ऐड होकर के अमाउंट जो बनेगा वो अगले टर्म के लिए प्रिंसिपल बन जाता है. हाँ, अगले टर्म के लिए क्या बन जाता है? प्रिंसिपल बन जाता है. तो हर एक टर्म में प्रिंसिपल आपका वेरी करता है बट रेट और टाइम दोनों फिक्स रहता है. तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और सिंपल इंटरेस्ट तो हमने आपको बता ही दिया, आप इसके बारे में पहले से पढ़ चुके हैं. तो इसी के बेस पे कुछ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ लेट अस सी द फर्स्ट एग्जांपल. तो हियर यू आर गिवन फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹12,000 फॉर 2 years एट 5% पर एनम. यानी कहा गया कि 12,000 रुपये पे 5% पर एनम यानी 5% पर वार्षिक ब्याज की दर से
2 ईयर्स का यानी 2 वर्ष का हमें कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज बताना है ना। तो स्टूडेंट ऐसे में हमें यहाँ पता है कि 12,000 रुपये पर हमें बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो 12,000 हमारा प्रिंसिपल हो गया, इट इज़ द प्रिंसिपल हियर। और टाइम पीरियड वो दे रखा है 2 ईयर्स, तो टाइम पीरियड 2 ईयर्स हो गया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आर दे रखा है 5%। तो इस तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया 5%। तो अब हमें इस पे 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। तो इसको पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले पे सॉल्व करेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि हमने आपको भी बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट में हर एक टर्म के लास्ट में, यानी हर एक टर्म के लास्ट में या टाइम पीरियड के लास्ट में जो इंटरेस्ट बनता है वो अगले वर्ष में प्रिंसिपल में ऐड हो करके अमाउंट जो आता है वो दूसरे वर्ष के लिए प्रिंसिपल फिर से बन जाता है। तो ये कैसे होता है पहले हम लोग इसी को समझेंगे, इसलिए हम इसे पहले सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले पे सॉल्व करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए टाइम पीरियड दिया है 2 ईयर्स, तो इसका मतलब ईयरली यहाँ पे पर एनम जो इंटरेस्ट लग रहा है ये दिया है। पर एनम का मतलब प्रतिवार्षिक। तो जो इंटरेस्ट लगाने का रेट है वो क्या है प्रति वर्ष यानी प्रतिवार्षिक दिया है। तो यहाँ पे अगर 2 ईयर दिया है तो प्रतिवार्षिक मतलब इसमें 2 टर्म बनेगा ईयरली। तो हम लोग ये देखते हैं कि पहले वर्ष में कितने रुपए इंटरेस्ट बनेगा, फिर दूसरे वर्ष में कितना इंटरेस्ट बनेगा। तो हम इस बेस पे कहेंगे इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, यानी पहले वर्ष का इंटरेस्ट क्या होगा। तो हमें पता है इंटरेस्ट इक्वल टू होता है या फिर ESI इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, यानी हम सिंपल इंटरेस्ट के ही फॉर्मूले पे सॉल्व कर रहे हैं, अभी हम आपको बताए थे। तो इस तरह से अब हम यहाँ प्रिंसिपल के स्थान पे प्रिंसिपल रख देंगे 12,000, रेट के स्थान पे रेट आएगा 5% और टी के स्थान पे आपका 1 आएगा। क्योंकि हमने बताया प्रतिवार्षिक हम निकाल रहे हैं ना, यहाँ यानी 2 टर्म बना है तो 2 टर्म में पहले टर्म का हम निकाल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे टाइम के स्थान पे आप 1 ही रखेंगे हमेशा। तो इस तरह से यहाँ पे 1 आ गया, अपान आ जाएगा 100। अब एक सॉल्व कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। तो इस तरह से ये आ गया 12 5 जा 60 और 0 ये बच रहा है 600। यानी पहले वर्ष का जो इंटरेस्ट आ रहा है 3 जीरो थे ना, तो इस तरह से पहले वर्ष का जो इंटरेस्ट आया वो कितना आ गया 600 रुपये आ गया, है कि नहीं। तो अब ऐसे ही हमें अब नेक्स्ट टर्म में हमने आपको बताया क्या होगा, ये 600 रुपये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया पहले वर्ष का। तो पहले वर्ष के लास्ट में अमाउंट क्या बनेगा पहले हम ये निकालेंगे। तो हम अब यहाँ लिखेंगे अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, यानी पहले वर्ष के लास्ट में अब आपका अमाउंट कितना बनेगा 12,000 रुपये हमारा क्या था प्रिंसिपल था, और इसमें आपका इंटरेस्ट कितना पहले वर्ष बढ़ गया 600 रुपये। तो दोनों हम अगर ऐड कर लेते हैं तो 12,600 रुपये हमारा पहले वर्ष के लास्ट में अमाउंट बन गया, यानी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड करके। तो यही हम आपको बता रहे थे कि पहले या हर एक टर्म में जो आपका अमाउंट बनेगा वो अगले टर्म के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। तो अब ये है जो दूसरा टर्म हमारा आएगा दूसरा वर्ष, तो उसमें ये प्रिंसिपल के यानी प्रिंसिपल बन जाएगा, तो हम इसको प्रिंसिपल के तौर पर यूज करेंगे। तो अब हम लिखेंगे सो इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, अब हम यहाँ प्रिंसिपल रखेंगे 12,600, रेट आपका उतना ही रहेगा कितना है 5% और टाइम इंटरवल 1 ही रहेगा। हमने आपको बताया एक टर्म वाइज निकल रहा, तो एक एक टर्म आप रख करके ऐसे सॉल्व करेंगे। अपान 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो आपका कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 3 13, 5 1 जा 5 और 1 6, यानी 630 आ गया। तो स्टूडेंट ये जो 630 आया ये सेकेंड ईयर यानी दूसरे वर्ष के लास्ट में जो
इंटरेस्ट बन रहा है वो आ गया। तो इस तरह से अगर हम फाइंड करें कि दूसरे वर्ष के लास्ट में अमाउंट अब क्या बनेगा, तो हम लिख सकते हैं सो अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, यानी दूसरे वर्ष के लास्ट में यहाँ पे जो अमाउंट बनेगा सेकेंड ईयर के लास्ट में वह हो जाएगा प्रिंसिपल कितना है 12,600 दूसरे वर्ष का, प्लस 630 रुपये इस पे इंटरेस्ट आ गया, ऐड कर लेंगे हम। तो इस तरह से टोटल आ गया 13,123। तो ये आया क्या 13,230 जो आया है ये दूसरे वर्ष के लास्ट में इंटरेस्ट के साथ अमाउंट आ गया, यानी इतने रुपए हमें पे करना होगा अपने कर्ज को समाप्त करने के लिए। बट हमें से पूछा गया था कि 2 वर्ष का यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा, न कि अमाउंट कितना पे करना है। तो अब हम लिख सकते हैं सो कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा, ये टोटल अमाउंट बना है 13,230 रुपये। इसमें से जो हमने उधार लिया था, जो हमारा स्टार्टिंग का प्रिंसिपल था वो कितना था 12,000 रुपये। तो हम इसमें से 12,000 रुपये माइनस कर लेंगे। तो इस तरह से 0, 3, 2 और 1, यानी कितना आ गया 1,230 रुपये आ गया, या 1,230 रुपये आ गया। दैट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर्स ईयर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज। आई होप आपको समझ में आया होगा, तो आप ऐसे ही सॉल्व करें। थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ और भी चीज़ें देख लेते हैं। तो यहाँ पे अब हमारे पास स्टूडेंट कुछ कंडीशंस हैं, इस कंडीशन को देख करके भी हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो कंडीशन ये है कि कभी कभी इंटरेस्ट जो होता है वो हाफ ईयरली भी कैलकुलेट किया जाता है, क्वार्टरली भी होता है, मंथली भी होता है, डे वाइज भी होता है कि नहीं। अगर ईयरली दिया है तो जैसे हमने आपको अभी एग्जांपल बताया था, ठीक आप वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। बट अगर इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट किया जा रहा है या क्वार्टरली कैलकुलेट किया जा रहा है, तो हम ऐसे केस में इस कंडीशन में क्या करेंगे वो हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी यदि जो इंटरेस्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट जो अप्लाई किया जा रहा है अगर वो हाफ ईयरली कैलकुलेट किया जाता है, तो अगर ये हाफ ईयरली कैलकुलेट होता है स्टूडेंट, तो ऐसे में हमेशा आप ध्यान में रखेंगे जो रेट होगा, यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, इसको आप हमेशा 2 से डिवाइड कर लेंगे। क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर लेंगे। और जो टाइम होगा, मान लीजिए अगर टाइम दे रखा है वो n ईयर, तो हम n को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। समझ में आया। मतलब ये हुआ कि हाफ ईयरली का मतलब ये हो गया कि 1 ईयर में 1 ईयर में कितने हाफ ईयर बनेंगे 2 हाफ ईयर बनेंगे। 2 हाफ ईयर्स बनेंगे। आपको ये पता है 6 महीने के टाइम पीरियड को आप बोलते हैं हाफ ईयर, यानी अर्धवार्षिक बोलते हैं ना, आधा वर्ष बोलते हैं। तो इस केस में आप कह सकते हैं कि 1 ईयर में 2 हाफ ईयर बनेगा। तो जब 2 हाफ ईयर बन रहा है तो ऐसे में आप टाइम को हमेशा 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और रेट को 2 से डिवाइड कर लेंगे अगर हाफ ईयरली कैलकुलेशन हो रहा तो। ठीक ऐसे ही व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, अगर इंटरेस्ट क्वार्टरली कैलकुलेट होता है, अगर इंटरेस्ट क्वार्टरली कैलकुलेट होता है स्टूडेंट, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं रेट को 4 से डिवाइड कर लेते हैं। और जो हमारा टाइम दिया होगा, मान लीजिए टाइम यहाँ भी अगर n दे रखा तो n को आप 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्योंकि 1 ईयर में 4 क्वार्टर ईयर बनते हैं। कितने बनते हैं 4 क्वार्टर बनते हैं। कैसे पता आपको, आप 12 को 3 से डिवाइड कर लेंगे तो 3 4 जा 12, यानी 1 ईयर में हम कह लें कि 12 मंथ होता है, तो 12 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12 यानी 4 आ रहा। तो इस तरह से इंटरेस्ट में आप 4 से डिवाइड करेंगे और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे अगर ये कंडीशन दिया है तो। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी कंडीशन पे, यानी अगर इंटरेस्ट हाफ ईयरली या क्वार्टरली कैलकुलेट होता है तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन हम आपको एक्सरसाइज से बता रहे हैं। एक्सरसाइज 13.1 का ये सेकेंड क्वेश्चन है, आप लोग इसे अच्छे से समझेंगे। यहाँ दिया फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹3,000 एट द रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर 1 and 1/2 ईयर्स।
कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब यहाँ कह रहा कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब जो ब्याज लगाने का टर्म है वो हाफ ईयरली दिया है कि नहीं। तो हमने आपको अभी ये बताया कि जब ये हाफ ईयरली कैलकुलेशन करेगा तो ऐसे केस में जो टाइम होगा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए जो टाइम आपका दे रखा है वो 1 and 1/2 ईयर्स दिया है। तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसे पहले आप इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो 2 1 जा 2 1 3 यानी 3/2 ईयर आया। अब आप टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी क्या आया 3। तो आप कह सकते हैं 3 हाफ ईयर आ रहा है ना। यानी 1.5 वर्ष में 3 हाफ ईयर्स आएंगे। आप वैसे भी समझ सकते हैं 6 महीने। और आपका जो रेट वो दे रखा है, रेट कितना है 6%। तो ऐसे में हमने आपको बताया था रेट को आप 2 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना आया 3, यानी 3% पर हाफ ईयरली आपका रेट आ जाएगा, है कि नहीं। तो हमने आपको बताया था रेट को 2 से डिवाइड करेंगे, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब यहाँ पे जो न्यू टाइम और रेट आया आप इसी पे कैलकुलेशन करेंगे, यानी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब प्रिंसिपल आपका कितना है 3000 रुपये है, टाइम आपका कितना हो गया 3 हाफ ईयर, और रेट क्या हो गया 3% पर हाफ ईयरली, है कि नहीं। अब स्टूडेंट हमें इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो हम टाइम के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। तो यहाँ देखिए 3 हाफ ईयर बन रहा, मतलब हमारा जो 3 हाफ ईयर बना, यानी हर एक हाफ ईयर के लास्ट में हम लोग यहाँ इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, मतलब 3 टर्म बन गए। जितने हाफ ईयर जितने ईयर उतने टर्म होते हैं। तो 3 हाफ ईयर बना, इसका मतलब 3 टर्म बन गया। तो हम पहले हाफ ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर दूसरे हाफ ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर तीसरे का निकालेंगे, फिर उसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा वो माइनस करके फाइंड करेंगे, जैसा कि हम आपको एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में बताए हैं। तो देखते हैं। सो हम लिखेंगे इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट, या एट द एंड ऑफ लिख सकते हैं, फॉर द फर्स्ट लिख देते हैं, कोई बात नहीं है, फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर। तो पहले हाफ ईयर का इंटरेस्ट कितना बनेगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपान कितना हो जाएगा 100। तो आपको पता है प्रिंसिपल 3000 है, तो एज इट इज आप लिखेंगे रेट कितना आया 3, और टाइम पीरियड कितना आया है वो भी 3 आया है। सॉरी 3 नहीं रहेगा, ये 1 रहेगा। हमने आपको बताया था कि टाइम को हमेशा 1 रख करके कैलकुलेट करेंगे, क्यों, क्योंकि ये हर एक टर्म वाइज निकल रहा है। तो यहाँ आप 3 नहीं 1 रखेंगे, सॉरी। तो अपान हो जाएगा 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो इस तरह से 3 3 9 यानी 90 रुपये आ गया, है कि नहीं। तो पहले वर्ष यानी पहले हाफ ईयर का, पहले हाफ ईयर का जो इंटरेस्ट आया वो 90 रुपये आ गया। तो पहले हाफ ईयर के लास्ट में अमाउंट क्या बनेगा वो निकालेंगे। तो हम लिखेंगे सो अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर इक्वल टू आ जाएगा 3000 प्लस 90, दोनों ऐड कर लेंगे कितना आ जाएगा 3090 रुपये। तो ये पहले हाफ ईयर का क्या आ गया अमाउंट आ गया। अब ये अमाउंट दूसरे हाफ ईयर के लिए क्या प्रिंसिपल बन जाएगा। तो हम लिखेंगे नाउ इंटरेस्ट फॉर दी सेकेंड हाफ ईयर। तो सेकेंड हाफ ईयर का अब हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे, तो यहाँ भी हो जाएगा अभी प्रिंसिपल यानी 3090 इंटू रेट आपका 3 रहेगा, टाइम फिर से आप 1 रखेंगे, अपान हो जाएगा 100। ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो बच रहा है, पूरी तरह से कैंसिल नहीं होगा। तो ये पॉइंट में आ जाएगा 3 9 जा 27, और 3 जीरो जा 0 2 आएगा, और 3 3 जा 9, और 1 जीरो यहाँ बच रहा है, तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा रहे हैं। तो इस तरह से 92 रुपये 70 पैसे आपका सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट बन गया। अब ऐसे ही हम लोग देख लेते हैं सेकेंड ईयर के लास्ट में अमाउंट क्या बनेगा। तो हम लिखेंगे सो अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड हाफ ईयर। तो सेकेंड हाफ ईयर के लास्ट में जो आपका अमाउंट बनेगा ये हो जाएगा 3090 रुपये से, ये इसका प्रिंसिपल है, और 92 रुपये 7 पैसे या 70 पैसे 70 पैसे इसका इंटरेस्ट आया है। तो आप ऐड कर लेंगे इस तरह से, तो 0 में 2 ऐड हो जाएगा, तो 2 आएगा 9 9 18 13.70, यानी ये सेकेंड हाफ ईयर का क्या आ गया स्टूडेंट
अमाउंट आ गया। तो अब हम इस अमाउंट को थर्ड ईयर के लिए यानी थर्ड हाफ ईयर के लिए, तीसरे टर्म के लिए क्या मानेंगे, प्रिंसिपल मानेंगे। तो अब हम लिखेंगे नाउ इंटरेस्ट फॉर द थर्ड हाफ ईयर। तो इस तरह से तीसरे हाफ ईयर का इंटरेस्ट कितना आएगा, तो इसका प्रिंसिपल 3182.7 लिखेंगे, इंटू रेट 3 रहेगा, इंटू टर्म 1 अपान यानी टाइम 1 ही रहेगा अपान 100। तो अब आप यहाँ 3 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 3 7 जा 21, कैरी आएगा 2, 3 2 जा 6, 6 और 2 8 हो गया, 3 2 जा 6 2 8 हो गया, और 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 और 2 5, 3 3 जा 9। अब यहाँ पे 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, लेकिन ये जब 2 जीरो है तो 2 जीरो से पॉइंट 2 अंक और आगे बढ़ जाएगा तो पॉइंट यहाँ आ गया है कि नहीं, यानी 95 रुपये 481 आ गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। तो हम लिखेंगे सो अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड हाफ ईयर। तो तीसरे हाफ ईयर के अंत में हमारा अमाउंट कितना बनेगा, प्रिंसिपल था 3182.7। अब इसके बाद में जीरो है तो लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे 95 पैसे 48, बस 2 ही अंक हम लेकर चलते हैं, तीसरे अंक पे प्लेस पे 1 आ रहा है तो हटा देते हैं, कोई बात नहीं है। तो इस तरह से ये आ जाएगा। यहाँ हम जीरो अगर लिख लेते हैं तो जीरो में 8 ऐड होगा तो 8 आएगा, 7 और 4 11 हो गया, 2 और 5 7 होगा, 7 और 1 8, 7 और 1 8 हो गया, और 9 में 8 ऐड कर लेंगे, 9 और 8 17 हो गया, 1 में 1 कैरी ऐड हो जाएगा 2 और ये 3, यानी कितना आ गया 3278 रुपये 18 पैसे आ गया ये तीसरे वर्ष के लास्ट में अमाउंट। तो हमसे पूछा क्या गया था, कंपाउंड इंटरेस्ट है ना। तो अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है तो हम लिखेंगे सो स्टूडेंट कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू 3278.18 माइनस जो प्रिंसिपल स्टार्टिंग में था हमारे पास 3000 था तो माइनस 3000 हो जाएगा। अब आप माइनस कर लेंगे तो यह पॉइंट के बाद 18 आएगा ही आएगा, 872 आएगा, यानी 278 रुपये 18 पैसे हमारे 2 वर्ष के यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट 2 वर्ष कह रहे हैं, 1.5 वर्ष के यानी 1.5 ईयर दिया था ना, तो 1.5 वर्ष के हमारा ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा स्टूडेंट। तो ऐसे ही आप बाकी जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। ये हमने आपको हाफ ईयरली के बेस पे बताया था, ऐसे अगर क्वार्टरली है तो चेंजिंग कुछ नहीं है, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। बस आप टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और रेट को 4 से डिवाइड करेंगे। सो ट्राई योर बेस्ट एंड सॉल्व द क्वेश्चन योर सेल्फ। दैट्स ऑल, थैंक यू।